गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जो हैं रजत त्रिपाठी हैं और आपकी जो है शिक्षा जो है गंज बासुदा विदिशा में हुई है। आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में GSITS कॉलेज से और पिछले 1 वर्ष से आप दमन में कस्टम इंस्पेक्टर के रूप में थे, मतलब कार्यरत कर रहे हैं। और अभी 3rd अटेम्प्ट में आपने UPSC में 515 रैंक आई है आपकी। और हम सभी लोग आकार परिवार से उन्हें बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देते हैं सफलता के लिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय त्रिपाठी सर ही जो है रजत जी का सम्मान कर दें। ठीक, बीच में आ जाइए। बीच और एक मैं चाहूँगा कि त्रिपाठी सर का पुनः एक बार मैं स्वागत कर दूँ। आ जाओ आप। ठीक है, देखिए मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं सीधे जो है रजत जी को ही माइक दे देता हूँ। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं पढ़ने से संबंधित, तैयारी से संबंधित, उनकी जर्नी से संबंधित, आप निसंकोच उनसे पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप भी बच्चों को मार्गदर्शन करें, कैसे आपने अपना अध्ययन किया, कैसी रणनीति रही, कैसे विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आप को बनाए रखा, 3rd अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए। ठीक, नमस्ते। मेरा नाम रजत त्रिपाठी है। मैंने अपने तीसरे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में 515 रैंक हासिल की है। इसके पहले मैं भारतीय वन सेवा 2022 में भी चयनित हो चुका हूँ और ये मेरा तीसरा प्रयास था और मैंने जॉब के साथ ही पूरी तैयारी की है। आज जो भी है मतलब सब ईश्वर और गुरु कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। ज़्यादा जितना भी मुझे इस प्रोसेस, जैसे आप सभी लोग MPPSC या UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो जितना भी इस प्रोसेस से मतलब जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप इस तैयारी का मतलब मन बनाते हैं, तो आप जब भी तैयारी में आएँ तो पूरे मनोयोग के साथ आएँ। अगर आप पूरे मन से नहीं आएंगे तो आपको परिणाम भी पूरा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके साल बढ़ते जाएंगे आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब जो आपसे जा रहा है साल दर साल, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जॉब एक्सपीरियंस कहीं और तो काम आता नहीं है। तो जितना आप जल्दी इस साइकिल से निकल जाएं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक प्लान भी, और आप कैसे इसको अप्रोच करने वाले हैं, ये आपको शुरुआती दिनों में सबसे आपका मतलब प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। उसके बाद टाइम टेबल, नोट्स और प्रैक्टिस, ये 3 पिलर्स हैं मतलब प्रिपरेशन के। जो इन 3 को सही कर लेता है और सिलेबस को देख के चलता है, उसको कहीं ना कहीं पहले दूसरे प्रयास में सफलता मिल जाती है। और बाकी मतलब जो एकेडमिक्स से रिलेटेड जानकारी है, तो बुक्स तो लगभग सब सेम ही पढ़ते हैं, ऐसा कोई अलग बुक्स तो किसी के पास है नहीं है। पर बुक्स को थोड़ा पढ़ने का तरीका या उनके रिवीजन फ्रिक्वेंसी ही जो है वो डिसाइड करती है कि आप लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे। तो बुक्स का तो आप मतलब आपके सर लोग या जो भी हैं आपको बता ही रहे होंगे। वो आपको जो भी और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप हाथ उठाइए, मैं आपको जितना पता है उतना जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी एक्चुअली मतलब जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ सीनियर्स का बहुत मतलब साथ रहा। जब भी मेंस के टाइम को छोड़कर, मैं मेंस के टाइम लंबी छुट्टी लेता था, बाकी टाइम सुबह और ऑफिस से आने के बाद दोनों टाइम मतलब आप टाइम टेबल आपका बहुत ज़रूरी है। आप मतलब इंडल्ज नहीं कर सकते। अगर आपके सारे दोस्त बाहर जा रहे हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आज रह गया तो कल भी डिस्टर्ब होगा। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है। बाकी अगर आप ये करते हैं तो जॉब के साथ, क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, आपको पीस ऑफ माइंड रहता है, तो आप उसके साथ बेहतर तैयारी कर सकते हैं 1-2 अटैम्प्ट के बाद। अगर आपका नहीं होता है तो उसके बाद आपको जॉब के साथ ही करना चाहिए। जी
मैं मतलब 2018 में यहाँ से पास आउट हूँ, तो उसके बाद से ही मतलब 2020 से लगभग मैं कोरोना के टाइम से यूपीएससी की तैयारी में हूँ। जी जी। ये जो मतलब जैसे जो भी 7 से 8 कोर सब्जेक्ट हैं तो उनकी 1 या 2 किताबें हैं, तो कुल मिला के मतलब 10-12 किताबें हैं। तो अगर आप इनके ढंग से मतलब जो नोट मेकिंग ही है वो ही आपके रिवीजन में मदद कर सकती है। अगर आप जैसे 400 पेज की किताब है तो अगर आप उसको 5-6 बार पढ़ लेते हैं तो आपको उसके रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे लक्ष्मीकांत है तो अगर आपने 5 बार पढ़ रखी है तो आप 6ठी बार में उसको जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। और आपके जो भी मतलब रफ नोट्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर नोट्स बने, पर जो भी नोट्स बने, जैसे मान लो अगर आपने 40 पेज पढ़े हैं तो 40 पेज को और आप प्रीलिम्स में आने लायक तो मतलब 1 या 2 पेज 4 पेज में आप उसको कंडेंस कर सकते हैं कि ये सवाल पूछा जा सकता है, पूरा तो पूछा नहीं जा सकता है। तो आप अगर उसको कंडेंस करके अगले दिन रिवाइज कर लेते हैं तो नोट्स ही आपको मतलब रिवीजन और साथ साथ प्रोग्रेस करने में मदद कर सकता है। जी, आंसर राइटिंग एक्चुअली इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन 3 इस फॉर्मेट में ही चलता है। तो इंट्रोडक्शन में जैसे आपको कोशिश करनी चाहिए कि डिफाइन करना, उसका परिभाषा देना सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाता है अगर सीधा सवाल है। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसके पास आपका डाटा है, मैं इसको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में बताने का थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में अगर आपके पास सीधा सवाल है तो परिभाषा देना, डाटा देना या फिर कोई कमेटी रिपोर्ट को सजेस्ट करना, इंट्रोडक्शन एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनाता है। ये 3 से 4 लाइन हो गई। उसके बाद आपका बॉडी आती है, जो मेन पूछा गया है, जो मेन सवाल है जिस पे आपको नंबर मिल रहे हैं, तो उसको आप पार्ट्स में ब्रेक कर दें। जैसे जो भी सवाल पूछा गया है अगर 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स में आप उसको ब्रेक कर पाएँ तो आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा और आप उसको ढंग से लिख भी पाएंगे। जैसे 3 पार्ट्स कर दिए, अगर उस पर 3 पार्ट्स पे 3-3 पॉइंट लिख दिए तो 9 पॉइंट्स हो गए। और कंक्लूजन फिर 2 लाइन का लिख दिया। कंक्लूजन कुछ भी समराइज जो आप करना चाहें, या किसी कमेटी रिकमेंडेशन है, जैसे पॉलिटी में सेकंड ARC है या इकोनॉमी में कोई कमेटी है, तो आप उसको समरी के तौर पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका मेन 3 से 4 लाइन इंट्रोडक्शन, बॉडी और 2 लाइन कंक्लूजन। देखिए सरल तो मतलब स्पीड का तो सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा और कोई वो है नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड सही होती जाएगी। इसका प्रैक्टिस के अलावा तो और कुछ भी नहीं है। जी जी, थैंक यू। जी जी, एक्चुअली MPPSC मतलब 19 मैं थोड़ा लेट हो गया था तो इसलिए मैंने MPPSC में प्रयास नहीं किया है। UPPCS 1-2 बार ट्राई किया था। जी, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्रीलिम्स और मेंस में मेजर सब्जेक्ट्स कॉमन ही हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के, तो उनकी कॉमन रिवीजन साइकिल ही है। और आप 2 या 2 से 3 सब्जेक्ट आप एक टाइम पे मतलब जैसे 7 दिन या 10 दिन के एक स्लॉट में आप 3 सब्जेक्ट्स को रोटेट करने की कोशिश कीजिए, तो आपका बोरियत भी नहीं होगी और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा। जी, जैसे इस बार के इंटरव्यू में डॉक्टर दास सर का बोर्ड था, तो उन्होंने पूछा था कि जो अंडर ट्रायल्स हैं उन पे जो पिक्चर्स बन रही है, मूवीज़ बन रही हैं, वो बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। तो कोई भी मतलब एक साइड स्टांस आप नहीं ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सवाल मतलब सोच के जवाब देना पड़ा था। थैंक यू। जी, एक्चुअली मैं तीनों अटैम्प्ट से मेंस लिख रहा हूँ, मतलब तीनों बार मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा हुआ है। पिछली बार इंटरव्यू भी दिया था। इंटरव्यू 23 मई को फाइनल रिजल्ट आया था और 28 मई को प्रीलिम्स था, तो 4 दिन ही थे। तो इतना तो समय भी नहीं है कि आप इतना मतलब सेल्फ डाउट, तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो सेल्फ डाउट की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये मतलब एग्ज़ाम एक हद तक मेहनत है, उसके बाद बहुत कुछ ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए। तो अगर आप अपनी मेहनत करते हैं तो भले ही एक अटैम्प्ट में आपकी किस्मत साथ ना दे, नेक्स्ट अटैम्प्ट है उसके अगले अटैम्प्ट में आप कर पाएंगे अगर आप बशर्ते मेहनत कर रहे हैं। तो सेल्फ डाउट तो ऐसा है, मतलब डाउन फील करना मतलब साइकिल का पार्ट है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रोना मांगती है, जब तक आप उतना रो नहीं लेते हैं तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे।
तो आप मतलब इस पर हताश होने की कोई बात नहीं है। अगर आप ठीक मेहनत कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी ठीक है, अगर आप ठीक मेहनत कर रहे हैं तो आप आज नहीं तो कल आपका हो जाएगा। थैंक यू। और कोई पूछ लीजिए आप, कुछ भी जो आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो। जी जी। देखिए, एक सब्जेक्ट को 7-8 घंटे पढ़ पाना तो मतलब प्रोफेसर्स के लिए भी मुश्किल है, तो बच्चे तो क्या ही पढ़ेंगे। तो आप अगर एक एक मिनिमम आप ब्लॉक तय कर लीजिए कि आज जैसे पॉलिटी है तो ये यूनिट्स करेंगे 3-4 घंटे में, और आप उसको सब्जेक्ट को वेरिएशन मतलब 2 या 3 सब्जेक्ट ही पैरेलल रखने चाहिए, क्योंकि इससे आपको बोरियत भी नहीं आएगी। दूसरा, आपका काफ़ी मतलब सिलेबस भी एक समय पे काफ़ी सारा कवर हो जाएगा, तो आपको रिवीजन में भी ठीक रहेगा फिर। जी जी। एक्चुअली ये मतलब बाहर यूट्यूब पे ज़्यादा फेमस है, एक्चुअल इंटरव्यू में वो नहीं पूछते हैं ये। पर सिविल सर्वेंट बनने का मतलब कोई भी कारण हो, मतलब मेजर वहाँ पे तो ये मतलब मेजर यही कारण रहता है कि पब्लिक सेवा के लिए आना चाहते हैं, और तो यही मतलब सबका ही कॉमन कारण है। एक्चुअली ये वो पूछते नहीं है, ये मतलब काफ़ी पहले पूछते थे, अब वो ये YIAS और ये वाई सिविल सर्विसेज ये सवाल नहीं पूछते। मतलब इस बार तो मेरे को एक भी ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली जहाँ पे उन्होंने ये सवाल पूछा हो। और अगर आप करते भी हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे आपके जो टीचर हैं या आप खुद भी एक ऐसा आंसर तैयार कर सकते हैं, उस पर काउंटर नहीं करते हैं। मतलब जनरली कन्फ्लिक्टिंग इंटरव्यू नहीं होता है मतलब यूपीएससी में। जी, जैसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था लास्ट ईयर, तो वो इंटरव्यू काफ़ी स्ट्रेसफुल था, क्योंकि वो डॉक्टर मतलब जो चेयरमैन यूपीएससी के डॉक्टर सोनी सर वो काफ़ी तेज हैं, तो उन्होंने ही लिया था, तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल इंटरव्यू था। पर इस बार का इंटरव्यू बिल्कुल उससे अलग था। इस बार का काफ़ी शांति और मतलब चेयरफुल इंटरव्यू था। ऐसा बोलते हैं कि कई बोर्ड्स में साइकोलॉजिस्ट बिठा मतलब रहता है, पर उससे आपको क्या करना है, मतलब वो जनरली ये जैसे हैंड मूवमेंट है या आपका पैर तो नहीं मतलब फड़क रहा है, मतलब ये तो ये एक्चुअली जो टेबल्स हैं बहुत छोटी होती हैं, तो आपका इससे ऊपर कुछ दिखता नहीं है, तो अगर आपके हाथ कांप भी रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और बताइए आप में से कोई कुछ। स्ट्रेटजी वाइज तो देखिए, अधिकतर अब पीएससी जो हैं वो यूपीएससी को लगभग मिमिक ही कर रही हैं, सिलेबस में भी और पैटर्न में भी। जो थोड़ा बहुत अंतर है वो सिलेबस के सवालों में हो सकता है कि ये थोड़े सीधे सवाल पूछते हैं, यूपीएससी थोड़ा ऑप्शंस में और इन सब में ज़्यादा मतलब प्ले करने की कोशिश करती है, और थोड़ा कंसेप्चुअली ज़्यादा वो करते हैं, ये सीधे सवाल पूछने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दोनों को एक साथ बिल्कुल कर सकते हैं, पर आपकी जो अप्रोच है, अगर जैसे एग्जाम साइकिल सेम चल रही है कि जून में उसका भी प्री है इसका भी प्री है, तो फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। फिर आपका मतलब दोनों नाव पे अगर आप जाएंगे तो दोनों का, अगर गैप है कि जून में उसका प्रीलिम्स और दिसंबर में इसका प्रीलिम्स है, तो फिर आप कर सकते हैं। सोशियोलॉजी। और पूछिए आप मुझसे, कोई और कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जी जी, प्रीलिम्स और मेंस में सिलेबस तो एक ही है, सिर्फ जो अप्रोच है, जैसे प्रीलिम्स में आपको अगर हल्का भी याद आ गया, आपने सिर्फ कोरिलेशन भी कर लिया, तो आप सवाल ठीक कर सकते हैं। मेंस में आपको ठीक ठीक याद होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। तो सिर्फ डिग्री ऑफ मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो सेम ही रहेगी, सिर्फ इसमें ऐसा है कि बहुत वाइडर रीडिंग करनी है, इसमें डीपर रीडिंग करनी है, लेकिन याद रहना चाहिए। मतलब मेंस में मतलब मेंस का पेपर कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, किसी पीएससी का भी यूपीएससी का भी, मतलब कुछ सवालों को छोड़ के लगभग सवाल सेम ही मतलब एरिया से आते हैं, पर उनको कैसे लिखना है ये चैलेंज है। प्रीलिम्स बहुत वाइडर रीडिंग मांगता है कि सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोनों में फ़र्क है। बैलेंस तो देखिए, किताबें एक ही हैं। बैलेंस जब प्रीलिम्स अगर आपका रुक रहा है, अगर जैसे आपने अटेम्प्ट्स दिए हैं, अगर आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, तो आपको लगभग 90 से 100 डेज पहले मेंस रोक देना चाहिए, और बाकी जब प्रीलिम्स हो जाए तो उसके बाद फिर मेंस पे ध्यान देना चाहिए। बैलेंस नहीं कर सकते हैं मतलब। जी जी, लगभग अगर आपने पहले अटेम्प्ट दिया है और आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, या तो आप जैसे आपका प्रीलिम्स होता आ रहा हो, इजीली हो जाता हो, तो आप कम डेज में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता है तो फिर आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना चाहिए। जी
जी और बताइए। जैसे पढ़ाई भी एक समय के बाद निरंतर नहीं रह पाते हैं, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। जी लगातार पढ़ रहे हैं तो फिर कभी कभी जैसे हफ्ते में एक दिन ऐसा लगता है कि मन नहीं लग रहा है पढ़ने को, उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि रोज़ ही 10 घंटे पढ़ना है और मतलब सातों दिन पढ़ना है, ऐसा कोई शेड्यूल तो है नहीं है। अगर आपकी जैसे एक दिन तो वैसे भी ब्रेक होना ही चाहिए, और जैसे मैं तो जॉब में था तो ब्रेक हो ही जाता था, अगर ना होते हुए भी ब्रेक हो जाता था। तो आपको बस आपके जो जैसे आपने सोच रखा है, जैसे कि आपको पॉलिटी मतलब इतने ब्लॉक्स करने हैं, तो अब चाहे वो मतलब 4 घंटे में हो जाए तो 4 घंटे सही है, 6 घंटे में होते हैं तो 6 घंटे सही। पर आप मतलब ब्लॉक मतलब आवर्स पे ना तैयारी करके आप ब्लॉक्स पे तैयारी करें, मतलब सिलेबस ब्लॉक्स पे रह के तैयारी करें, तो आपका ज़्यादा ठीक रहेगा। और जितने जैसे अटैम्प्ट्स होते जाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, तो उतना टाइम आपको ग्रेजुअली कम ही चाहिए रहता है। जैसे आप पहली बार लक्ष्मीकांत अगर 40 घंटे में रिवाइज करते हैं तो दूसरी बार में आप 30 घंटे में कर सकते हैं, और सब्सिक्वेंट रिवीजन के साथ कम ही होता जाएगा। जी मैंने मतलब जो ऑप्शनल है उसकी कोचिंग करी थी, और जीएस की कोचिंग मैंने नहीं की थी। जीएस की कोचिंग मैंने खुद से ही किया जी। ऑप्शनल मैंने एक विकास रंजन सर हैं, सोशलॉजी पढ़ाते हैं, वहाँ से किया है दिल्ली में। जी जी। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए विद एग्जांपल बताएं, और दूसरा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के टाइम कैसे जी, शॉर्ट नोट्स बनाने का ऐसा एक मतलब बहुत प्रचलित रूल है कि अगर आप 4 पन्ने पढ़े हैं तो उसको 1/10 में आपको कंप्रेस कर देना चाहिए। मतलब कि आप अगर 4 पेज पढ़े हैं तो 1 पेज में उसका नोट्स बन जाना चाहिए। नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आपको समझ में आ जाए, बाकी किसी और को अपना आपने बेचने के लिए तो बनाए नहीं है, तो आपको समझ में आ जाए ऐसे नोट्स बनाइए। जितना कंप्रेस हो सके उतने कंप्रेस नोट्स बनाइए, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है कि अगर 30 पेज के नोट्स में पूरी लक्ष्मीकांत है तो आपको ऐसा लगता है कि किसी भी दिन सुबह बैठ के आप रिवाइज कर सकते हैं। तो कंप्रेस नोट्स, उसमें जो भी काम की बात है जो आप बार बार भूल रहे हैं वही नोट्स में आना चाहिए। मतलब जो आप याद है उसमें कोई मतलब उसको दोबारा छोटी किताब बनाने से कोई मतलब है नहीं है कि छोटी लक्ष्मीकांत लिख दी है, तो इसलिए आपको कंप्रेस नोट्स बनाने चाहिए। दूसरा, इंटरव्यू के टाइम पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे 5 मेंबर हैं तो वो लगभग सारे एरियाज ही कवर करते हैं। मतलब जैसे सिविल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है तो सिविल इंजीनियरिंग पे भी कुछ सवाल पूछे, सोशलॉजी की कुछ थ्योरीज पे सवाल पूछे हैं। जैसे मेरा गृह जिला और जो जहाँ मैं नौकरी करता हूँ उन दोनों की सोशियो इकोनॉमिक कंपैरिजन पूछा है कि आपने क्या डिफरेंस देखे हैं। और जैसे सिनेमा मेरा एक हॉबीज़ में है तो उस पर काफ़ी देर डिस्कशन हुआ। यही कुछ मतलब मेन सवाल थे जी। एक्चुअली ये सब इंटरव्यू रिलेटेड सवाल हैं। इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन का सबसे सरल हिस्सा है, क्योंकि इस टाइम पे आपको सब सपोर्ट करने तैयार हैं। प्री और मेंस ही मतलब करना चाहिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप उन दिनों में आराम से कर सकते हैं। मतलब इसकी कोई ये सारे सवाल एचआर रिलेटेड सवाल हैं। इनकी तैयारी आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो मतलब आप अपने शिक्षकों की मदद से या किसी भी और की मदद से आप आसानी से कुछ ही दिनों में तैयार कर सकते हैं। इनका मतलब इतना आपको वो नहीं लेना चाहिए। जैसे शॉर्ट नोट्स हैं तो अपन उनको फर्स्ट रीडिंग में बना सकते हैं या 2-3 रीडिंग करने के बाद बनाना चाहिए? जी, शॉर्ट नोट्स फर्स्ट रीडिंग में इसलिए नहीं बनाने चाहिए कि आपने अभी पढ़ा है, अभी आपको जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको सब नया लग रहा है, सब इंपॉर्टेंट लगता है। कंसिक्वेंट रीडिंग्स पे जब आप उसके PYQ देख लेते हैं कि सवाल कैसे पूछा जा रहा है, तो उसके बाद ही आपको नोट मेकिंग पे आना चाहिए। जी जी जी। जैसे MPPSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहाँ पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी कई बार वर्क कर जाती है, पर जैसे UPSC में है नेगेटिव मार्किंग, तो जैसे जो अभी पेपर आ रहे हैं पिछले 3 साल से, अगर आप 85 से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव्स होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 85 तक ही करना है आपको। कोई भी हो, भले ही वो रैंक 1 भी हो, उसको 40-45 से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। 30-35 सवाल जो हैं वो आपके हंच या आपके कैलकुलेटेड गैसेस पे हैं कि आपने कहीं देखा है, कैसे भी उसको ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, तो वो बाकी वो सवाल हैं। 85 से ऊपर, जैसे मैंने तो तीनों अपने अटैम्प्ट में कभी भी 85 से ऊपर अटैम्प्ट नहीं किए हैं। जी जी। मेंस क्योंकि स्टोरी दूसरी है, ऐसा तो कोई सवाल मतलब इतना पढ़ने के बाद तो कोई बनता नहीं है मेंस, क्योंकि बहुत
ऐसा सवाल पूछ नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको भले ही एग्जैक्ट आइडिया ना हो, थोड़ा बहुत आइडिया है तो मेंस में एक्चुअली उसमें लिखने में आपको हो सकता है आधा नंबर मिल जाए। तो इस कारण से भले ही उसको लास्ट में अटैम्प्ट करें आप, जब आपने सारे सवाल जो आते हैं उसको अटैम्प्ट कर लिया है उसके बाद भले ही आप इसके अटैम्प्ट पे आएँ, लेकिन अटैम्प्ट तो करना चाहिए। मतलब मेरे को जैसा लगता है उस हिसाब से अटैम्प्ट तो करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आधा नंबर मिल गया तो कोई मतलब हर्ज नहीं है। देखिए ये सब अलेज्ड है, मतलब किसी ने आज तक यूपीएससी ने कॉपी दिखाई नहीं है और किसी को कुछ मतलब ऐसा कंक्रीट तो पता नहीं है। और नेगेटिव इमेज तो मतलब क्यों ही बनेगी, मतलब जैसे जो यूपीएससी की कॉपी है वो कई सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं एक पेपर में, तो ऐसा बोला जाता है कि कई सारे चेकर्स चेक करते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट अलग अलग टीचर चेक करता है। तो एज सच कोई नेगेटिव वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नंबर नहीं देगा आपको आधा, और क्या होगा। जी और कोई? जी मैं अब आकार IAS सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और आप सब लोगों का भी धन्यवाद, आपने बहुत पेशेंटली सुना। और कुछ भी हो तो आप सर के माध्यम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी। मैं अब त्रिपाठी सर से अनुरोध करूँगा कि वो भी आपको 2 शब्द कहें। ओके। सबको नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आकार की सभी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आज मेरे भतीजी को यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। ये मेरे छोटे भाई जो मुझसे 10 साल छोटा है उसका बेटा है, और यहाँ मेरे साथ ही यहाँ रह के GSTIS में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। आकार की टीम में मुदगल जी हैं, तिवारी जी हैं, अथर्व जी हैं, तो मैं इनसे करीब 3 साल से जुड़ा हूँ। और जैसे प्रश्न आप लोग अभी पूछ रहे थे, जैसे तो PSC के जो मेंस क्लियर किए हुए स्टूडेंट हैं उनमें से करीब मैं 3 साल में 500-600 स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँगा। और उनकी फेस रीडिंग, उनके चेहरे पे क्या है, उनके दृष्टिकोण क्या है, इन सब चीज़ों को परखने का, उनको गाइड करने का काम जो है करते हैं। और सबसे बढ़िया तो मैं इनको आकार की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने योग्य और इतने बढ़िया लोग हैं कि अपने स्टूडेंट का हर हाल में भला चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इनकी नैया किनारे लग जाए। तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। रही बात अभी जो आप बात कर रहे थे, तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि गति का नाम अमर जीवन है, निष्क्रियता ही घोर मरण है, जो अपनी गति का विश्वासी, मंजिल उसी वीर की दासी। जिसने अपने लक्ष्य पे कंसंट्रेट किया है तो वही सफल हुआ है। और उसमें जैसे मैं रजत को शुरू से देखता रहता था। रजत ये हमारे साथ, हमारे बहुत सारे मित्र लोग हैं, उनके साथ हम लोग जैसे कभी पार्टियों में जा रहे या यहाँ मिल रहे, तो व्यक्ति के मन में, मैं आपको अभी 2 दिन पहले का उदाहरण बताऊं। मैं सवेरे बैडमिंटन खेलने जाता हूं, तो मेरे बगल में एक बच्चा रहता है, 10 साल का होगा। तो मेरे एक मित्र हैं DIG, उनकी गाड़ी आती है मुझे लेने के लिए। तो उसमें से एक वर्दी वाला, पिस्टल वाला उतरता है, वो गेट खोलता है, एक हमारा बैग लेता है, ऊपर बत्ती लगी है, सामने एक स्टार लगा है। तो वो अपनी मम्मी से बोले ऐसा वाला साहब बनना है हमको, जैसा जो सवेरे जो है। तो इच्छाएं जो व्यक्ति की हैं ना, वो तभी फलीभूत होती हैं जब आप उनको पूरे मनोयोग से उसको पूरा करने का प्रयास करें। जैसे सुकरात के एक शिष्य ने, आपने कहानी सुनी होगी, शिष्य ने पूछा कि गुरुजी कितनी इच्छा होना चाहिए जिसमें सफलता मिल जाए। तो गुरुजी बोले सवेरे हम नदी जाते हैं तो आप मिल जाओ। वहाँ पे गए और जाके शिष्य को जो है पानी में यूं डुबोया, और वह शिष्य जो है बड़ी देर तक, जब तक वो बिल्कुल ऐसा लगा कि मर नहीं गया, तब फिर बाद में निकाला। फिर पूछा उस शिष्य से, बताओ तुम्हें जीने की कितनी इच्छा थी? जितनी तुम्हें जीने की इच्छा थी उतनी ही अगर तुम किसी लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप प्रयास करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, जैसे अभी रजत बोल रहा था कि बड़ों का आशीर्वाद होना जरूरी है, तो हम लोग तो एक्चुअली 3 भाई सर्विस में हैं। इनके पिताजी खेतीबाड़ी देखते हैं, तो हमारे जो दादा दादी संयुक्त परिवार के, हम लोग भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जिसमें 10,000 की आबादी वाला गांव होगा जहां से हम लोग आए।
तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनकी सब सेवा इनके पिताजी ये सब जो है नियमित रूप से करते थे। हम लोग तो नौकरी करते थे यहाँ पे। तो एक संस्कृत में श्लोक है, कहा गया है कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेवनम चत्वारि तत्व वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो लोग जो है विनम्र होते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं, उनमें आयु, विद्या, यश और बल, इनकी चारों की वृद्धि जो है अपने आप हो जाती है। तो ईश्वरीय आशीर्वाद, भगवान की अनुकंपा जरूरी है। उस दिन भी गीता में हम आपको यही पढ़ा रहे थे कि जितना भी जो कार्य है वो भगवान को अगर अर्पित करते हुए आप अगर करते चलेंगे तो आपको सफलता निश्चित है। एक और कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणि न मनोरथा नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंत मुखे मृगा। मतलब जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, उद्यम नहीं करोगे, तब तक तो शेर जैसा ताकतवर आदमी है ना, तो हिरन अपने आप उसके मुंह में नहीं आ जाता, उसको हिरन पकड़ना पड़ता है। तो आपको भी हिरन ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, ठहरोगे एक पैर पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैंने आपसे पहले भी इस विषय पे कहा है कि हमारी जो इंटरव्यू टीम में त्रिपाठी सर रहते हैं, और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप विश्वास नहीं करोगे, धर्म का, अध्यात्म का, समाज का, राजनीति का, विज्ञान का, तकनीक का, यहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इतना ज्ञान है सर को। प्रतिदिन 4 से 5 पेपर पढ़ते हैं सर। एक यूपीएससी का एस्पिरेंट भी नहीं पढ़ पाता होगा। आप सोच लीजिए कि रजत जी जो हैं जिस लक्ष्य पर पहुँचे उसके पीछे दार्शनिक आधार किनका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भविष्य में मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी सीखता ही रहता हूँ सर से निरंतर। तो हम सब सीख रहे हैं और इस प्रक्रिया में है, सीखते सीखते कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। तो अपने आप पे आप भी विश्वास बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। बाकी आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो हम क्लास में इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।